अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक हैबतनाक और नाकाबिले यकीन कहानी। वो दोनों अंधेरे में खड़े किसी मदद के मुंतज़िर थे, जबकि तीनों लड़कियां गाड़ी के अंदर बैठी बाहर खड़े हैदर और अहमर को खौफजदा निगाहों से देख रही थीं। समरा, जो उन तीनों में काफ़ी नाजुक दिल की थी, उसने तो बाकायदा खौफ से रोना शुरू कर दिया था। यार समरा, क्यों रो रही हो तुम? महक ने प्यार से उसके गालों पर बहते आंसुओं को साफ करते हुए पूछा। महक, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने खौफजदा निगाहों से चारों जानिब देखते हुए कहा। डरने के बजाय अल्लाह का नाम लो, ज़ेबा उसको तसल्ली देते हुए बोली। खौफजदा वो दोनों भी थीं, मगर इस वक्त खुद को मजबूत किए बैठी थीं। सादका बेगम के 3 बेटे थे। बड़े बेटे मोहसिन, जिनका अकलौता बेटा अहमर था। फिर सादका बेगम का दूसरा बेटा फैसल था, जिनके यहाँ एक बेटा हैदर और एक बेटी ज़ेबा थी। सबसे छोटे बेटे मोइन के यहाँ 2 बेटियां थीं, महक और समरा। ये सब एक साथ ही रहते थे और आज नुदरत के घर की शादी अटेंड करके आ रहे थे। नुदरत इनकी बरसों पुरानी मुलाजमा थी, जो इन्हीं के घर में रहती थी। उसकी बेटी की शादी थी। नुदरत का अपना घर गांव में था। उसने बहुत चाहत से उन सब घर वालों को शरीक होने को बोला था। नुदरत की हैसियत उनके घर मुलाजमा से ज़्यादा एक फ़र्द की सी थी। बड़ों का अपनी मसरूफियत के बाइस शरीक होना मुश्किल था, मगर इन सब कज़न्स को शौक उठा गाँव जाने का, जिस पर ये लोग तोहफे तहाइफ समेत शादी में शिरकत के लिए नुदरत के गाँव चले गए, जहां नुदरत और उसके घर वालों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। 3 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, और अब ये शैतानों का टोला वापसी के लिए रवां दवां था कि गाड़ी एक झटके से रुक गई। उफ, क्या हो गया? ज़ेबा अहमर से पूछने लगी। देखता हूँ। वो उतर कर देखने लगा। हैदर भी उसके साथ उतर गया। पेट्रोल ख़त्म हो गया है और इधर दूर तक कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। अहमर परेशानी से इधर उधर देखते हुए बोला। रात के इस पहर वो बेसरो सामानी की हालत में इस कच्ची पक्की सड़क पर खड़े थे, जहाँ चारों जानिब खौफनाक अंधेरा था। गलती हो गई यार, जल्दी निकलना चाहिए था। अहमर ने फ़ोन की स्क्रीन पर सिग्नल तलाश करते हुए कहा। अब क्या करें? हैदर घड़ी में वक्त देखते हुए बोला, जो रात के 1 बजा रही थी। मैं तभी बोल रहा था इन लड़कियों से कि जल्दी निकल जाओ, सवेरे ही गाँव से, ताकि घर जल्दी पहुंच जाएं। हैदर को अपनी कज़न्स पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने वहां से निकलने में ही इस कदर ताख़ीर कर दी थी। सड़क देख यार, किस कदर सुनसान है। अहमर इर्द गिर्द के सन्नाटे को देखते हुए बोला। क्या करें यार, यहाँ रात गुजारना भी दुरुस्त नहीं है। हैदर बोला। क्या हो गया अहमर? महक गाड़ी से उतरते हुए बोली। यार पेट्रोल ख़त्म हो गया है और यहाँ दूर तक अभी कोई पेट्रोल पंप भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह, तो अब क्या होगा फिर? वो अहमर की बात पर फिक्रमंदी से बोली। देखते हैं क्या करना है, तुम जाओ गाड़ी में बैठो, ये जगह महफूज नहीं है। वो उसको ताकीद करते हुए बोला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम अब क्या करेंगे। समरा का फिक्रमंदी से बुरा हाल हो रहा था। ज़ेबा और महक की कैफियत भी उससे अलग ना थी, मगर वो खुद के साथ उसको भी तसल्ली दे रही थी। अगर कोई डाकू आ गया यहाँ, वो तो हमें जान से ही मार देगा। समरा रोनी सूरत बनाती हुई बोली। उफ, चुप कर जाओ समरा। ज़ेबा उसकी बात पर दहल कर बोली। मुझे डाकू से ज़्यादा ये सड़क अजीब आसेब ज़दा सी लग रही है। महक ज़ेबा के कान में सरगोशी करती हुई बोली, जिस पर ज़ेबा उसको घूर कर देखने लगी। क्या करें यार, कहाँ जाएं? अहमर बेचारगी से हैदर से बोला। अहमर, उधर देखो। हैदर पुरजोश अंदाज में बोला। वो जो काफ़ी देर से इधर उधर मतलाशी नज़रों से देख रहा था, उसे सड़क के दाएं तरफ थोड़ा दूर एक पुराना सा घर नजर आया, जिसकी पहली मंजिल के छोटे से बरामदे में मध्यम सी बल्ब की रोशनी जलती नजर आई। वो अहमर को घर इशारे से दिखाते हुए बोला। हम क्यों ना इस घर के मकीन से पूछें कि वो हमें आज की रात गुजारने दें? हैदर अहमर से पूछने लगा। हाँ यार, चलते हैं। अहमर उसकी बात पर राजी होते हुए बोला। आ जाओ बाहर। हैदर गाड़ी के अंदर बैठी लड़कियों को आवाज़ें देता हुआ बोला, जिस पर वो तीनों हैदर की आवाज़ पर गाड़ी को लॉक करके उतर गईं और वो सब उस घर की जानिब बढ़ गए।
घर कितना सेब ज़दा सा लग रहा है ना। समरा घर की उजाड़ हालत देखते हुए आहिस्तगी से ज़ेबा और महक से बोली, तुम चुप नहीं हो सकती? महक उसकी बात पर उसको डांटते हुए बोली, समरा की बात गलत नहीं थी, घर की हालत ही ऐसी थी कि उसको देखकर खौफ महसूस हो रहा था। घर के दरवाजे का रंग जगह जगह से उखड़ चुका था और मकड़ियों ने जाले तान रखे थे, मगर इस वक्त इनके लिए वही घर जाए पना थी। हैदर ने झिझकते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम हुआ कोई चप्पल घसीटता हुआ आ रहा है। कौन है? एक उम्र रसीदा औरत की आवाज़ गूंजी और साथ ही दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसकी आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के थे। झुर्रियों ज़दा चेहरे की रंगत सर्दी माइल सी थी। जी फरमाए। वो औरत सपाट लहजे में उन पांचों को देखती हुई धीमे से बोली, क्या आज की रात हमें आपके घर में पनाह मिल सकती है आंटी? हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और अभी पेट्रोल मिलना इधर मुश्किल है। अगर आप इजाज़त दें तो हम आपके घर आज की रात गुजार लें। समरा लजाजत से बोलती हुई उस औरत को देखने लगी। अगर सिर्फ बात इन दो लड़कों की होती तो मैं कभी इजाज़त नहीं देती बेटा, मगर तुम लड़कियां साथ में हो और लड़कियों का इस तरह रात भर सड़क पर रहना मुनासिब भी नहीं। आ जाओ तुम लोग अंदर। उस औरत की इजाज़त पर वो पांचों ममनून नज़रों से उस बूढ़ी औरत को देखते हुए अंदर दाखिल हो गए। घर की हालत भी कम ख़राब न थी। छोटा सा सहन था जिस पर मिट्टी जम जाने की वजह से फर्श काला स्याह हो गया था। सामने ही छोटे छोटे दो कमरे थे जिसमें से एक का दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। सहन के कोने में पतली सी सीढ़ी थी जो ऊपर की जानिब जा रही थी। सीढ़ियों की हालत ज़ार भी काफ़ी अबतर थी। घर की हालत देखकर लग रहा था जैसे कब से सफाई ना की गई हो। वो औरत उनको ऊपर ले गई थी जहाँ पर दो कमरे मौजूद थे। धूल मिट्टी से अटा हुआ घर देखकर उन लोगों को घबराहट हो रही थी। तुम लोगों को कुछ चाहिए हो तो बता देना, वो इन पांचों को देखती हुई बोली। नहीं शुक्रिया आंटी, ज़ेबा मुस्कुराते हुए बोली। वो औरत बहोर अहमर का चेहरा देख रही थी। अहमर को उस औरत की नज़रों से उलझन हो रही थी। उस औरत की नज़रों को इन चारों ने भी महसूस किया था कि उस औरत की नज़रें अहमर पर ही जमी हुई थीं। कुछ देर बाद वो औरत नीचे चली गई। यार कुछ अजीब आसेब ज़दा सा घर है, ज़ेबा कमरे के चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए बोली। छोटा सा कमरा था जिस पर एक पलंग रखा था। पलंग पर बिछी चादर जो काफ़ी बदरंग और पुरानी मालूम हो रही थी। ऐसा लग रहा था अरसे से इसको किसी ने इस्तेमाल ना किया हो। कमरे में एक ही बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी भी नाकाफ़ी थी। सामने वाले कमरे का भी यही हाल था। अहमर हैदर बराबर कमरे में चले गए जबकि वो तीनों उस पलंग पर बैठ गईं। इधर उधर की बातें करने लगीं कि अचानक कुछ याद आने पर समरा महक की जानिब मतवज्जा हुई जो काफ़ी चुप चुप सी थी। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? वहाँ गाड़ी में भी इतनी खामोश सी थी। मुझे पता है क्या हुआ है। ज़ेबा बोली, जब से ताई ने अहमर की शादी का जिक्र छेड़ा है ना, तब से मोहतरमा की रातों की नींद उड़ गई है। ओह तो ये बात है। समरा ज़ेबा की बात पर जुमानी अंदाज में महक को देखते हुए बोली। अहमर जो किसी काम से उनके कमरे की जानिब आ रहा था, ज़ेबा की बात पर उसके कदम वहीं रुक से गए और एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। अम्मी ने जब शादी का इससे पूछा था तो इसके जहन में शरीक हयात का जो तस्वुर आया था वो महक का ही था, मगर उसने सोचा था वो पहले महक से पूछ ले कि कहीं ऐसा ना हो वो इसको पसंद नहीं करती हो, मगर उसे अब इत्मीनान था। अहमर वापस पलट रहा था कि अचानक उसके इर्द गिर्द नुस्वानी हंसी की आवाज़ गूंजी। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा, मगर हंसने वाला नजर नहीं आया। उसे लगा कोई हाथ उसके कंधे को छूते हुए गुजरा है। वो अपनी जगह परेशान खड़ा था कि हैदर की आवाज़ पर चौंका। कहाँ रह गए यार? हैदर सामने से आते हुए बोला। यार कोई हंस रहा था। वो बोला, हाँ तो हंसने दो, तुमको क्या है? हैदर उसकी बात के जवाब में लापरवाही से बोला, अरे यार इनके घर का कोई फर्द होगा। हैदर उसको तसल्ली देते हुए बोला, जिस पर अहमर हाँ में सर हिलाने लगा। अरे इतनी शदीद ठंड है। महक बेड पर बैठी अपनी ही शॉल से खुद को लपेटती हुई बोली। रात भर क्या जाग कर गुजारनी है? नींद से बेहाल ज़ेबा बोली। क्या करें, मजबूरी है। महक उसकी बात पर बोलते हुए समरा को देखने लगी जो बेड पर बैठी हुई ऊँग रही थी। कमरे की हालत इस कदर ख़राब थी कि ज़मीन पर बिछा कालीन भी गर्द से अटा हुआ था और पलंग की हालत भी कम खस्ता न थी।
उन तीनों ने बाकी रात इसी तरह जागकर गुजारने का फैसला किया। बातें करते करते थोड़ी देर बाद ज़ेबा और समरा दीवार से सर टिकाए सो चुकी थी। महक जो जाग रही थी उसको आंख में जलन सी महसूस हुई। वो उठकर गुसल खाने की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही गुसल खाने का दरवाज़ा खोला तो वॉश बेसिन के पास सफ़ेद लिबास में एक लड़की को झुके पाया जिसकी पुश्त महक की जानिब थी। महक की खौफ से चीख निकल गई, जिस पर ज़ेबा और समरा की हड़बड़ाकर आंख खुल गई। क्या हो गया? वो दोनों महक को देखने लगीं, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो वहाँ कोई है, वो डरते हुए इशारे से गुसल खाने की तरफ देखते हुए बोली। ज़ेबा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है महक, ज़ेबा गुसल खाने के अंदर झांकते हुए बोली। मैं अहमर को बुलाकर लाती हूँ, महक घबराकर बोलती हुई कमरे से निकल गई। दस्तक की आवाज़ पर अहमर ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने ही महक को खड़े पाया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। महक की बात पर अहमर पलट कर हैदर को देखने लगा जो बेखबर सो रहा था। वो आहिस्तगी से उठकर महक के साथ बाहर आ गया। छत पर चले? महक की फरमाइश पर वो वक्त देखने लगा। रात के 3 बज रहे थे। चलो, वो खुद उसके साथ बढ़ गया। जैसे ही अहमर ने सीढ़ी पर पैर रखा, सीढ़ी उसके कदमों के बोझ से चरचरा उठी। वो दोनों ऊपर आ गए। मुझे पता ही नहीं था तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो महक, अहमर चांद को देखते हुए बोला। मैं ही करती हूँ या तुम भी करते हो? महक उसके कंधे पर सर रखती हुई उससे सवाल करने लगी। मोहब्बत करता हूँ तभी तो साथ हूँ, महक की बात पर वो मुस्कुराते हुए बोला। ये अहमर कहाँ गया? महक जो अहमर की तलाश में कमरे में आई थी परेशानी से सोचने लगी क्योंकि अहमर कमरे में मौजूद नहीं था। हैदर, ये अहमर किधर है? वो जोर से उसे आवाज़ देते हुए पूछने लगी, जिस पर हैदर हड़बड़ा कर जाग गया। यही तो था वो, आंखें मसलते हुए हैदर बोला। फिर वो उठकर उसके साथ अहमर को देखने लगा। छत पर तो नहीं गया कहीं? हैदर को कुछ ख्याल आया तो वो दोनों छत की तरफ बढ़ गए। ये किससे बातें कर रहा है? हैदर परेशान होते हुए बोला, जहां अहमर को खुद से गुफ्तगू करते पाया। अहमर, किससे बोल रहे हो तुम? महक की आवाज़ पर अहमर उछल सा गया। अब वो आंखें फाड़े अपने सामने खड़े हैदर और महक को देखने लगा। क्या हुआ? यहाँ किससे बात कर रहे थे? हैदर की बात पर वो डरकर अपने बराबर देखने लगा, जहां अब कोई भी नहीं था। किसी से भी नहीं, वो बोलते हुए उनके पास आ गया। वो दोनों उसके अजीबोगरीब रवैये पर हैरान थे। ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? हैदर अहमर के चेहरे को देखते हुए पूछने लगा। कुछ नहीं, चलो यार नीचे चलते हैं। वो महक नहीं थी तो कौन थी? अहमर नीचे आकर भी सोचों में गुम था। उसे ये बात बुरी तरह से खौफजदा कर रही थी कि वो छत पर महक के नहीं किसी और के साथ था। यार हैदर, चल निकलते हैं यहाँ से, अहमर ने गाड़ी की चाबियां जेब से निकालते हुए कहा। वो दोनों लड़कियों के कमरे में दाखिल हुए तो महक और समरा एक दूसरे से टेक लगाए ऊँग रही थीं, जबकि ज़ेबा जाग रही थी। दोनों लड़कों ने इशारे से ज़ेबा को लड़कियों को उठाने को कहा और खामोशी से बाहर निकल आए। जल्दी चलो, इस पुरअसरार घर से दूर चलते हैं, हैदर ने सरगोशी के से अंदाज में कहा तो वो तीनों सहमे सहमे अंदाज में बाहर की तरफ लपकीं। जैसे ही उन्होंने सहन में कदम रखा तो वहां मौजूद कब्र को देखकर उनकी घिकी बन गई। जब वो लोग आए थे तब कब्र मौजूद नहीं थी। अभी वो इस कश्मकश में थे कि कब्र को कैसे फलांगे कि दफतन पीछे से आवाज़ आई। अहमर को वो रात याद आ गई जब वो आखिरी बार शिजा से मिला था। यूनिवर्सिटी में दोनों को ही देर हो गई थी, लिहाजा अहमर ने शिजा को घर ड्रॉप करने की ऑफ़र दी। रास्ते में वो शिजा की कुर्बत से बहकने लगा तो शिजा और उसके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शिजा ने अहमर को फ़ौरन गाड़ी रोकने का कहा, मगर बदकिस्मती जैसे ही वो गुस्से से तनतनाती गाड़ी से उतरी, दूसरी जानिब से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी उसको उड़ाती ले गई। अहमर इस कदर खौफज़दा हुआ कि बिना पीछे देखे कि शिजा का क्या हाल है गाड़ी दौड़ा गया और बेचारी शिजा वहीं सड़क पर बेआसरा पड़ी तड़पती रही और मर गई। अब सहन में बाकायदा सिसकियों की आवाज़ आना शुरू हो गई थी। वो बूढ़ी औरत बाहर निकल आई। वो भी ज़ारो कतार रो रही थी। मेरी बेटी तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी। एक यही वाहिद थी जो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। तुम्हारे बुरे रवैये की वजह से मेरी बेटी की रूह अक्सर भटकती नजर आती है। अहमर ने शिजा की माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। वो बहुत सहमा हुआ था। हैदर और तीनों लड़कियों की हालत भी अबतर थी।
لڑکیاں تو خاص طور پر خوف سے بےحال ہو رہی تھیں۔ احمر، میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ میری بیٹی بھی اب یہی چاہتی ہے۔ وہ تم سے سچی محبت کرتی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے اور پھر کبھی مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ضبط کھو بیٹھوں۔ عورت نے قہر بار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ حیدر نے جلدی سے احمر کا ہاتھ پکڑا اور مہک کو آنکھوں سے اشارہ کرتا تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ وہ جلد از جلد اس آسیب زدہ ماحول سے نکلنا چاہتے تھے۔ حیرت کی بات یہ کہ گاڑی بھی فوراً سٹارٹ ہو گئی اور اب وہ تیزی سے شہر کی جانب رواں دواں تھے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ احمر جو کہ سمجھ رہا تھا کہ کبھی کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ ماضی میں کیا کر چکا ہے، لیکن ایک تاریک رات نے سب کچھ عیاں کر دیا تھا۔